Hello friends, today we will start with the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. This is an act to consolidate and amend the laws relating to reorganization and insolvency resolution of corporate persons, partnership firms and individuals in a time-bound manner for maximization of value of assets of such person, to promote entrepreneurship, availability of credit and balance the interest of all the stakeholders, including alteration in order of priority of payment of government dues, and to establish an इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये हमारा प्रियम्बल है इसको पार्ट्स में डिवाइड करके इजी याद हो जाएगा। देन इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। इट शेल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट। तो ये जो एक्ट है ये पार्ट्स में इन्फोर्स आया है, बट फर्स्ट जो है 5 अगस्त 2016 को ये एक्ट इन्फोर्स आया था, जिसमें कि सेक्शन 188 टू 94 भी थे और भी काफ़ी नोट थे। और एक इम्पॉर्टेंट है 33 टू 54 सेक्शन, जो कि वॉलेंट्री लिक्विडेशन की बात करता है, वो 15 दिसंबर को इन्फोर्स आया था। और 55 टू 58 ये फास्ट ट्रैक की बात करता है, ये 14 जून को इन्फोर्स आया था। तो ये हम पढ़ लेंगे साथ में। उसके बाद प्रोवाइडेड दैट डिफरेंट डेट्स में बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ दिस कोड, जो हमने अभी देखा। उसके बाद सेक्शन 2 में हमारी डेफिनेशन क्लॉज है। डेफिनेशन में जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है वो हम देख लेते हैं। सेक्शन 2 इज रिगार्डिंग एप्लीकेशन ऑफ द कोड, जिसमें है कि ये कोड किस किस को अप्लाई होता है। एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट और एनी प्रीवियस लॉ और अंडर एनी स्पेशल एक्ट, एनी LLP incorporated under the LLP Act or any other body incorporated as the central government may by notification specify। और किसको ये अप्लाई होता है? पर्सनल गारंटर टू कॉर्पोरेट डेटर्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स एंड प्रोप्राइटरशिप फर्म्स एंड इंडिविजुअल अदर देन द पर्सन रेफर्ड इन क्लॉज ई। बट हम जो हमारे सिलेबस में पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो उसमें सिर्फ कॉर्पोरेट पर्सनस की बात की गई है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 3 हमारा डेफिनेशंस की बात करता है। डेफिनेशन में एक सबसेक्शन 4 है चार्ज, which means an interest or lien created as security and includes a mortgage। Then claim means a right to payment, right to remedy for breach under any law if such breach gives rise to a right of payment। उसके बाद सबसेक्शन 7 कॉर्पोरेट पर्सन कौन होता है? इट मीन्स अ कंपनी, LLP और एनी अदर पर्सन इनकॉर्पोरेटेड with limited liability but shall not include any financial service provider। financial service provider कौन होता है? उसकी डेफिनेशन हम सेक्शन 3 सबसेक्शन 17 में पढ़ेंगे। उसके बाद है कॉर्पोरेट डेटर मीन्स अ कॉर्पोरेट पर्सन हु ओज अ डेट टू एनी पर्सन। जिसने किसी को पैसा देना है वो कॉर्पोरेट डेटर हो गया। उसके बाद हमारा 3 सबसेक्शन 10 है, जिसमें क्रेडिटर है। क्रेडिटर means a person to whom a debt is owed and includes a financial creditor, operational creditor, secured, unsecured and a decree holder। उसके बाद 11 सबसेक्शन 11 में डेट है। डेट मीन्स लाइबिलिटी और ऑब्लिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ क्लेम की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी सबसेक्शन 6 में। तो एनी लाइबिलिटी और ऑब्लिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ क्लेम विच इज़ ड्यू फ्रॉम एनी पर्सन एंड इंक्लूड्स अ फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल डेट। इसके बाद सबसेक्शन 12 डिफॉल्ट मीन्स non payment of debt when whole or any part or installment of the amount of debt has become due and payable and it is not paid by the debtor or corporate debtor, तो वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है। और डिफ़ॉल्ट हो गया तो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है। अब उसके बाद सबसेक्शन 14 में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन है। कौन होता है? एक स्केड्यूल्ड बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर RBI एक्ट, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज पर कंपनीज एक्ट एंड एनी अदर इंस्टीट्यूट एज सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। इसके बाद फाइनेंशियल प्रोडक्ट क्या होता है? कोई भी सिक्योरिटीज़, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, डिपॉजिट्स है, क्रेडिट अरेंजमेंट है, लोन्स, एडवांसेस बाय बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स, तो ये सब जितने भी हमारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं। और फाइनेंशियल सर्विस है जो कि इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग सर्विस। कौन सी? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, इफेक्टिंग इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, सेफ गार्डिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग द एसेट्स कंसिस्टिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। तो जो भी इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्विसेज हो रही हैं वो फाइनेंशियल सर्विस होगी, और उनको जो प्रोवाइड कर रहा है वो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर हो गया। एंड उसको इशू रजिस्ट्रेशन कौन ग्रांट करता है? फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर। फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर कौन कौन है? RBI, SEBI, PFRDA एंड IRDAI और एनी अदर रेगुलेटरी अथॉरिटी एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होता है जो कि अंडर सेक्शन 206 एनरोल होगा।
इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी है, मीन्स एनी पर्सन रजिस्टर्ड विद द बोर्ड अंडर सेक्शन 201 एज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। उसके बाद 20 सबसेक्शन 23 में पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, ट्रस्ट, पार्टनरशिप, LLP एंड एनी अदर एंटिटी established under statute and includes a person resident outside India। तो ये सब पर्सन की डेफिनेशन में आ गई। उसके बाद पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मतलब सेम जो फॉरेन फेमा की डेफिनेशन पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया माना गया है, और उनके अलावा जो भी होगा वो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हो जाएगा। उसके बाद प्रॉपर्टी की डेफिनेशन सबसेक्शन 27 में इंक्लूड्स मनी, गुड्स, एक्शनेबल क्लेम्स, लैंड and every description of property situated in India or outside India, and every description of interest including present or future, vested or contingent, arising out of or incidental to a property। तो ये सब प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आ जाता है। फिर उसके बाद सिक्योर्ड क्रेडिटर मीन्स अ क्रेडिटर इन फेवर ऑफ होम सिक्योरिटी इंटरेस्ट इज क्रिएटेड। सिक्योरिटी इंटरेस्ट मीन्स राइट, टाइटल और इंटरेस्ट और अ क्लेम टू प्रॉपर्टी क्रिएटेड इन फेवर ऑफ और प्रोवाइडेड फॉर अ सिक्योर्ड क्रेडिटर, includes mortgage, charge, hypothecation, assignment, encumbrance or any other arrangement securing a payment or performance of obligation of any person। तो किसी भी प्रॉपर्टी में अगर हमने कुछ इंटरेस्ट क्रिएट किया है, टाइटल क्रिएट किया है इन फेवर ऑफ अ सिक्योर्ड क्रेडिटर, तो वो इंटरेस्ट जो है सिक्योरिटी इंटरेस्ट कहलाता है और वो सिक्योर्ड क्रेडिटर को दिया जाता है। उसके बाद Transfer includes sale, purchase, exchange, mortgage, pledge, gift, loan or any other form of transfer of right, title, possession और lien। कुछ भी हम ट्रांसफ़र करें, राइट मतलब कम्प्लीटली दे दिया आपने, टाइटल दिया है या एक पोजेशन दिया है सिर्फ, या लियन का राइट है। और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ एनी प्रॉपर्टी एंड इंक्लूड्स ट्रांसफ़र ऑफ एनी इंटरेस्ट and creation of any charge upon such property। The words and expression used herein but not defined in this code but defined in Indian Contract Act, Partnership Act, SCRA, SEBI Act, LLP Act, Companies Act और Recovery of Debts Due to Financial Institution Act, तो वो सेम यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी डेफिनेशंस। उसके बाद हमारा ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 है जिसमें 7 चैप्टर्स हैं, सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 77A तक, यही हमारा मेन सिलेबस में है। तो ये क्या किस चीज़ से डील करता है पार्ट? इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन फॉर कॉर्पोरेट पर्सन्स। कॉर्पोरेट पर्सन्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी जिसमें था कंपनीज, LLPs और एनी अदर एंटिटी विद लिमिटेड लायबिलिटी, वो हमारा कॉर्पोरेट पर्सन हो जाता है। तो उनकी इंसॉल्वेंसी और रेजोल्यूशन और उनकी लिक्विडेशन से ये पार्ट डील करता है। सबसे पहले चैप्टर 1 जो प्रीलिमिनरी है, सेक्शन 4 एंड 5 है इसमें। सेक्शन 4 क्या कहता है कि ये पार्ट जो कॉर्पोरेट पर्सन्स की लिक्विडेशन और इंसॉल्वेंसी की बात है, दिस पार्ट शेल अप्लाई टू मैटर्स रिलेटिंग टू इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर्स वेयर मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट कितना होना चाहिए, 1 करोड़ रुपीज़, जो कि ये विद इफेक्ट ऑन 24 मार्च 2020 आया था। पहले ये 1 लाख रुपीज़ था, बट ये कोविड-19 के टाइम पे 1 करोड़ कर दिया गया। तो अगर मिनिमम डिफ़ॉल्ट 1 करोड़ रुपीज़ है तब भी कॉर्पोरेट पर्सन्स के अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन स्टार्ट हो सकती है। प्रोवाइडेड सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई मिनिमम अमाउंट ऑफ हायर वैल्यू विच शेल नॉट बी मोर देन 1 करोड़। तो मैक्सिमम 1 करोड़ डिफ़ॉल्ट लिमिट सेट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वही अभी सेट किया हुआ है। तो अगर मिनिमम डिफ़ॉल्ट 1 करोड़ रुपीज़ है तभी इंसॉल्वेंसी पार्ट 2 अप्लाई होएगा। एंड प्रोवाइडेड अगर प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ कॉर्पोरेट डेटर्स भी है तो भी लिमिट कितना डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, मिनिमम 1 करोड़, तभी वो स्टार्ट होएगी। उसके बाद सेक्शन 5 में डेफिनेशंस हैं जो सिर्फ इस पार्ट के लिए अप्लाई होती हैं। एक तो हमने जनरल डेफिनेशन सेक्शन पढ़ा, सेक्शन 3 जो कि पूरे एक्ट पे अप्लाई होगा, एक ये है पूरे कोड पे अप्लाई होगा वो, और एक ये डेफिनेशन सेक्शन 5 में है जो ये सिर्फ कॉर्पोरेट पर्सन्स की लिक्विडेशन के लिए अप्लाई होंगी। क्या है इसमें पहले है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन होगी कॉर्पोरेट पर्सन्स की इंसॉल्वेंसी और लिक्विडेशन के लिए, NCLT। बेस रेजोल्यूशन प्लान क्या होगा, मीन्स अ रेजोल्यूशन प्लान प्रोवाइडेड बाय द कॉर्पोरेट डेटर अंडर सेक्शन 54A। Then constitutional document in relation to a corporate person includes AOA and MA, and in case of LLP it means the incorporation document। उसके बाद subsection 5 corporate applicant means a corporate debtor or a member or partner of the corporate debtor authorized to make application for the CIRP, हम इसको बोला करेंगे आगे से corporate insolvency resolution process, CIRP। तो any member of or partner of corporate debtor authorized to make an application for CIRP
under the constitutional document, or individual who is in charge in managing the operation and resources of corporate debtor, or a person who has control and supervision over the financial affairs of the corporate debtor. तो ये सब जो है कॉर्पोरेट एप्लीकेंट हो सकते हैं. कॉर्पोरेट एप्लीकेंट हम वो इंसान होता है जो कि एप्लीकेशन फाइल करता है फॉर इंसॉल्वेंसी. ये हम आगे देख लेंगे अभी. उसके बाद सबसेक्शन 5 है कॉर्पोरेट गारंटर. मीन्स अ कॉर्पोरेट पर्सन हु इज अ श्योरिटी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी टू कॉर्पोरेट डेटर. Subsection 6 dispute. Dispute includes a suit or arbitration proceeding relating to existence of amount of debt, quality of good of services, or breach of representation or warranty. तो अगर इनमें से कोई भी मैटर के रिगार्डिंग सूट या आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो हम कहेंगे कि डिस्प्यूट है. उसके बाद फाइनेंशियल क्रेडिटर मीन्स एनी पर्सन टू होम अ फाइनेंशियल डेट इज ओड एंड इंक्लूड्स अ पर्सन टू होम सच डेट इज लीगली असाइंड और ट्रांसफर टू. तो जिसको फाइनेंशियल डेट ओ करते हैं हम वो फाइनेंशियल क्रेडिटर हो जाएगा. अब फाइनेंशियल डेट क्या होता है वो सबसेक्शन 8 में बताया है. इट मीन्स अ डेट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड इंक्लूड्स ये मनी बोरोड अगेंस्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. मतलब कोई भी हमने बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मनी एज ए लोन लिया है तो वो फाइनेंशियल डेट हो जाएगा हमारा. इसको पढ़ के अगर देखेंगे तो सेम ही चीज़, मतलब अलग अलग टाइप के लोन है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से. ठीक है. उसके बाद सबसेक्शन 10 है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम. मीन्स अ मेमोरेंडम प्रिपेयर्ड बाय रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अंडर सेक्शन 29. देन इनिशिएशन डेट मीन्स अ डेट ऑन विच फाइनेंशियल क्रेडिटर, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट और ऑपरेशनल क्रेडिटर एज द केस में बी मेक्स एन एप्लीकेशन टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. तो उस दिन वो इनिशिएशन डेट होती है जिस दिन फाइनेंशियल क्रेडिटर, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट या ऑपरेशनल क्रेडिटर एप्लीकेशन देता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कि CIRP इनिशिएट की जाए या फिर PPIRP इनिशिएट किया जाए या CIRP इनिशिएट किया जाए. तो उस डेट को हम इनिशिएशन डेट कहते हैं. और जिस दिन वो एप्लीकेशन एडमिट कर लेती है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उस दिन को हम कहते हैं इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट. और इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस पीरियड है सेक्शन 14 में. मीन्स अ पीरियड ऑफ 180 डेज टोटल. इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस पीरियड बिगनिंग फ्रॉम इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट एंड एंडिंग ऑन 180th डे. और इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है? अमाउंट ऑफ इंटरिम फाइनेंस, कॉस्ट इंकर्ड इन रेजिंग सच फाइनेंस, फीस पेएबल टू पर्सन एक्टिंग एज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, cost incurred by resolution professional in running the business as a going concern, cost incurred at the expense of government to facilitate the resolution process, and any other cost specified by the board. बोर्ड यहाँ पर कौन है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया. ठीक है. उसके बाद इंटरिम फाइनेंस, क्योंकि वो इंसॉल्वेंसी कॉस्ट में हमारा इंक्लूडेड है. तो इंटरिम फाइनेंस मीन्स अ फाइनेंशियल डेट raised by resolution professional during the insolvency resolution process period or by the corporate debtor during the PPIRP. ठीक है. उसके बाद हमारा आ जाता है सबसेक्शन 20 ऑपरेशनल क्रेडिटर. इट मीन्स अ पर्सन टू हुम ऑपरेशनल डेट इज इंक्लूड एंड इंक्लूड्स अ पर्सन टू हुम सच डेट हैज़ बीन लीगली असाइंड और ट्रांसफर्ड. अब ऑपरेशनल डेट क्या होता है वो सेक्शन 5 सबसेक्शन 21 में डिफाइंड है. मीन्स ए क्लेम in respect of provision of goods or services including employment or a debt in respect of payment of dues arising under any law for the time being and payable to central government, state government और local authority. तो वो ऑपरेशनल डेट हो जाता है. मतलब कोई भी क्लेम जो गुड्स और सर्विसेज के रिस्पेक्ट में पेंडिंग है या फिर कोई डेट जो कि डेट है इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूज पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी. उसके बाद सबसेक्शन 22 में पर्सनल गारंटर मीन्स एन इंडिविजुअल हु इज़ अ श्योरिटी टू द कॉर्पोरेट डेटर. देन उसके बाद 23A से 23D हमारा ऐड हुआ है 4 अप्रैल से, जो कि PPIRP से डील करता है. इसमें क्या होता है? उसमें इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम होता था. इसमें प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम है विच इज सबमिटेड बाय कॉर्पोरेट डेटर. देन प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट कौन सी होगी? द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग द प्रोसेस. एंड कॉस्ट में वही सेम चीज़ें हैं. उसके बाद उसकी रेजोल्यूशन प्रोसेस पीरियड क्या है? बिगनिंग फ्रॉम द कमेंसमेंट डेट एंड एंडिंग ऑन द डे ऑन विच ऑर्डर अंडर सेक्शन 54L, 54N और 54O इज मेड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. उसके बाद 24 सबसेक्शन 24 और सबसेक्शन 25 में रिलेटेड पार्टी है, बट एक में इन रिलेशन टू कॉर्पोरेट डेटर है और एक में इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल है. ठीक है. तो इन रिलेशन टू कॉर्पोरेट पर्सन रिलेटेड पार्टी किसे कहेंगे? डायरेक्टर, पार्टनर,
या रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर और पार्टनर, KMP या उसका रिलेटिव, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और फर्म जिसमें कि डायरेक्टर, पार्टनर और मैनेजर एक और उसका रिलेटिव पार्टनर है, या प्राइवेट कंपनी जिसमें डायरेक्टर, पार्टनर, मैनेजर डायरेक्टर है एंड होल्ड्स अलॉन्ग विद हिज रिलेटिव मोर देन 2% ऑफ इट्स शेयर कैपिटल, सेम पब्लिक कंपनी में उसके, और एक या फिर कोई बॉडी कॉर्पोरेट विच इज़ होल्डिंग सब्सिडी और एसोसिएट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, या फिर अ पर्सन हु कंट्रोल्स मोर देन 20% ऑफ वोटिंग राइट्स इन द कॉर्पोरेट डेटर, वो भी हमारा रिलेटिव पार्टी है। और इन रिलेशन टू इंडिविजुअल भी हम इसमें सारे आ जाते हैं, हस्बैंड, वाइफ, फादर, मदर, सन, डॉटर, पोते, पोती, मतलब ये सारा कुछ है, भाई बहन के बच्चे, तो ये देख लेने के बाद, ठीक है। इसके बाद रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है सबसेक्शन 25 में, मीन्स अ पर्सन हु इंडिविजुअली और जॉइंटली विद अनदर पर्सन सबमिट्स अ रेजोल्यूशन प्लान टू द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अंडर सेक्शन 25 और 54K, ठीक है। ये 54A, B, C वाली जो प्रोविजंस है ना, ये PPIRP की हैं, जो कि अभी रिसेंटली ऐड हुई हैं, 4 अप्रैल 2021 से इफेक्ट में आई हैं। उसके बाद रेजोल्यूशन प्रोफेशनल मीन्स इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंटेड टू कंडक्ट द CIRP और PPIRP एंड इंक्लूड्स एन इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा प्रिलिमिनरी। उसके बाद आता है चैप्टर 2 जिसमें है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें है सेक्शन 6 में पहले लिखा है कि कौन कौन इनिशिएट कर सकता है CIRP, कौन कर सकता है, वेयर एनी कॉर्पोरेट डेटर कमिट्स डिफॉल्ट, पहले तो उसकी कब कर सकता है, वेयर अ कॉर्पोरेट डेटर कमिट्स अ डिफॉल्ट, तो कौन कर सकता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटर इटसेल्फ में इनिशिएट CIRP इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कॉर्पोरेट डेटर। अब सबसेक्शन फाइनेंशियल क्रेडिटर जो है वो सेक्शन 7 में आएगा। इनिशिएट 7 में लिखा है कि एनी फाइनेंशियल क्रेडिटर इधर बाय इटसेल्फ और जॉइंटली विद अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स may file an application for initiating the CIRP where a default has occurred by the corporate debtor. Then provided the financial creditor referred to in section 21 subsection 6A clause A and B, an application shall be filed jointly by not less than 100 such creditors in the same class or not less than 10% of total number of such creditors whichever is less। तो ये कौन से हैं, वैसे तो ईदर बाय इटसेल्फ और जॉइंटली फाइल कर सकते हैं, चाहे सेपरेटली भी जॉइंटली भी फाइनेंशियल क्रेडिटर फाइल कर सकते हैं, लेकिन अगर वो फाइनेंशियल क्रेडिटर वो हैं जो सेक्शन 21 की कैटेगरी में आते हैं, दैट इज़ दोज फॉर होम ट्रस्टी और एजेंट इज़ अपॉइंटेड, देन उनके लिए वो जॉइंट एप्लीकेशन ही आएगी, और जॉइंट एप्लीकेशन भी फॉर नॉट लेस देन 100 क्रेडिटर्स ऑफ द सेम क्लास और 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सच क्रेडिटर विच एवर इज लेस, and also provided where the financial creditors are allottees under a real estate project, then also application shall be filed jointly by not less than 100 of such allottees under the same real estate project or not less than 10% of the total number of such allottees whichever is less, प्रोवाइडेड अगर जो एप्लीकेशन फाइल हुई है इन प्रोवाइजो के केसेस में बाय द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स एंड द adjudicating authority has not admitted the application yet till the commencement of this provisos जो कि 2020 amendment act के आए थे, तो वो application modify होएगी, shall be modified to comply with requirements of first and second proviso within 30 days of commencement of the said act, failing which it shall be deemed to have been withdrawn before its admission। और जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है वो अब एप्लीकेशन के साथ क्या फर्निश करेगा, रिकॉर्ड ऑफ द डिफ़ॉल्ट रिकॉर्डेड और एविडेंस ऑफ द डिफ़ॉल्ट एंड द नेम ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो कि वो प्रपोज करते हैं टू एक्ट एज इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एंड एनी अदर इन्फॉर्मेशन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड, एंड इन केस इस एप्लीकेशन कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन है तो उसकी पनिशमेंट कहाँ दी है, सेक्शन 75 में। उसके बाद है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शेल विद इन 14 days ऑफ रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 2 ascertain the existence of default from the record of information utility, or when the adjudicating authority is satisfied that the default has occurred and the application is complete and there is no disciplinary proceeding pending against the proposed resolution professional, then it may by order admit such application, or if the default has not occurred or application is incomplete or disciplinary proceeding is pending against the proposed professional, it may order रिजेक्शन ऑफ सच एप्लीकेशन, बट बिफोर रिजेक्शन उसको एक नोटिस देना एप्लीकेंट को टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट विद इन 7 days ऑफ रिसीट ऑफ सच नोटिस। उसके बाद CRP द प्रोसेस शेल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 5, then the adjudicating authority shall communicate the order
चाहे एक्सेप्टेंस का हो चाहे रिजेक्शन का हो, विद इन 7 days ऑफ सच एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। ठीक है, तो क्या टाइम पीरियड हमें याद रखना है कि 14 डेज़ में एप्लीकेशन फाइल होने के 14 डेज़ के अंदर अंदर आपको सर्टन करना है कि डिफ़ॉल्ट एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, और अगर करता है और सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट है तो आपको एक्सेप्ट कर लेना है, अदरवाइज रिजेक्शन है। बट रिजेक्शन से पहले 7 डेज़ का नोटिस देना है टू रेक्टिफाई द डिफ़ॉल्ट। एंड अगर वो जो भी ऑर्डर पास करती है अंडर सबसेक्शन 5, तो उसके लिए 7 डेज़ के अंदर अंदर उसको कम्युनिकेट करना है। अगर तो एक्सेप्टेंस है टू फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड कॉर्पोरेट डेटर, और अगर रिजेक्शन है टू द फाइनेंशियल क्रेडिटर ओनली। उसके बाद सेक्शन 8 में इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर। ऑपरेशनल क्रेडिटर में ऑन अकरेंस ऑफ डिफॉल्ट पहले उसको एक डिमांड नोटिस सर्व करना है along with a copy of an invoice demanding the payment of amount involved in the default to the corporate debtor। अगर corporate debtor को within 10 days of receipt of demand notice एक ऑपरेशनल क्रेडिटर को उसके नोटिस में लाना है क्या, या तो एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट और रिकॉर्ड ऑफ पेंडेंसी ऑफ एनी सूट और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग filed before the receipt of such notice, or the payment of unpaid operational debt by sending an attested copy of the electronic transfer or sending a attested copy of the record that the creditor has encashed a check। तो बेसिकली मतलब क्या है कि जब ऑपरेशनल क्रेडिटर ने डिमांड नोटिस भेजा कॉर्पोरेट डेटर को डिमांडिंग द पेमेंट, तो कॉर्पोरेट डेटर को विद इन 10 डेज ऑपरेशनल क्रेडिटर के नोटिस में लाना है क्या, या तो कि ऑलरेडी डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है इस अमाउंट को लेके, या फिर उसने एक सूट और प्रोसीडिंग पेंडिंग है ऑलरेडी, या फिर जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है उसको ऑलरेडी पेमेंट कर दी चुकी है इस पेमेंट की, इस डिमांड की। उसके बाद सेक्शन 9 में क्या है, ये भी ऑपरेशन अगर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 10 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ नोटिस, तो ऑपरेशनल क्रेडिटर डज नॉट रिसीव एनी पेमेंट फ्रॉम कॉर्पोरेट डेटर। ना ही उसको 10 डेज़ के बाद ऑपरेशनल क्रेडिटर को पेमेंट मिल रही है, ना ही उसको कोई नोटिस मिला है कि वो कोई डिस्प्यूट पेंडिंग है या नहीं। देन द ऑपरेशनल क्रेडिटर में फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर इनिशिएटिंग अ CIRP। तो उसमें एप्लीकेशन देगा, वो एप्लीकेशन के साथ क्या अटैच करना है, कॉपी ऑफ इनवॉइस डिमांडिंग पेमेंट और डिमांड नोटिस डिलीवर टू द कॉर्पोरेट डेटर, एफिडेविट दैट नो नोटिस गिवन बाय द कॉर्पोरेट डेटर रिलेटिंग टू डिस्प्यूट, एंड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कोई पेमेंट नहीं हुई है, कॉपी ऑफ रिकॉर्ड विद इंफॉर्मेशन यूटिलिटी अगर है दैट नो पेमेंट हैज़ बीन मेड, and other proof confirming that there is no payment of unpaid operational debt। and operational creditor जो है he may propose a person who shall act as an interim resolution professional, and उसके बाद adjudicating authority को एप्लीकेशन रिसीव करने के 14 डेज़ के अंदर अंदर ऑर्डर पास करना है, इधर एडमिट करने का और रिजेक्ट करने का एप्लीकेशन। बट रिजेक्ट करने से पहले उसको वही 7 डेज़ का नोटिस देना है टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट। एंड उसके बाद जिस दिन से वो एडमिट हुआ है एप्लीकेशन, उस दिन से हम कहेंगे कि प्रोसेस कमेंस हो गया है। देन सेक्शन 10 में है इनिशिएशन ऑफ CIRP बाय कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट हमने पढ़ा था अंडर सेक्शन 5 सबसेक्शन 5, जिसमें कि कॉर्पोरेट डेटर खुद और कोई भी पर्सन उसको जो ऑथराइज करता है वो है। तो वो डिफ़ॉल्ट भी खुद कमिट करके खुद ही एप्लीकेशन फाइल कर रहा है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने फॉर इनिशिएटिंग द CIRP। एंड द एप्लीकेशन अगर वो फॉल्स होती है तो उसकी पनिशमेंट कहाँ पे है, सेक्शन 77 में। एप्लीकेशन के साथ क्या क्या फर्निश करना है, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स and other documents, and the person who shall act as an interim resolution professional and special resolution passed by shareholders of corporate debtor that or at least 3/4 of total number of partners का resolution approving the filing of application। then adjudicating authority within 14 days of receipt of application या तो admit करेगी या reject करेगी। अगर वो रिजेक्ट करने से पहले उसको 7 डेज़ का नोटिस देना है टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट। उसके बाद अगर वो एडमिट करती है तो उस 10 से प्रोसीडिंग्स कमेंस कर जाएंगी। सेक्शन 10A है, इसमें क्या कहा था कि ये भी कोविड के टाइम पे आई थी प्रोविज़न, दैट ऑन और आफ्टर 25 मार्च 2020 से लेके 6 महीने के पीरियड दिया था कि उस टाइम के बीच में अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो उसके लिए कोई भी CIRP इनिशिएट नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे इकॉनमी पे इतना इफेक्ट पड़ा था, तो इसलिए कॉर्पोरेट्स को थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी थी कि डिफ़ॉल्ट अगर कर हो भी जाता है 1 करोड़ से ज़्यादा का भी, तो भी इसमें कोई नहीं इनिशिएट होगी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। कब तक के लिए? 25 मार्च से लेके 6 मंथ्स देयर आफ्टर, प्रोवाइडेड नो एप्लीकेशन शैल एवर बी फाइल्ड
ना उस टाइम में फाइल होगी ना बाद में फाइल होगी फॉर इनिशिएशन ऑफ CIRP फॉर द सेट डिफॉल्ट अकरिंग ड्यूरिंग द सेट पीरियड। उसके बाद सेक्शन 11 कौन कौन इंटाइटल नहीं है टू फाइल द एप्लीकेशन ऑफ इनिशिएटिंग द CIRP। एक corporate debtor who is already undergoing a insolvency resolution process or PPIRP, or a financial creditor or operational creditor of the corporate debtor which is undergoing the process, और a corporate debtor जिसने already एक CIRP complete किया है within 12 months preceding the date of making the application, or a corporate debtor in respect of whom a resolution plan has been approved under chapter 3A 12 months preceding the date of making application, or corporate debtor or financial creditor who has violated the term of resolution plan which was approved 12 months before date of making the application, or a corporate debtor in respect of whom a liquidation order has been made। ये सब जो हैं ये इंटाइटल नहीं है टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग द CIRP प्रोवाइडेड ये जो पर्सन है ये किसी और कॉर्पोरेट डेटर की इनिशिएशन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं बट नॉट फॉर देमसेल्व्स। इन सेक्शन 11A अगर एक एप्लीकेशन है 54C की कोर्ट के सामने और एक एप्लीकेशन है 7, 9 और 10 में से किसी की, तो कैसे डिस्पोज ऑफ होएगी। तो इसमें 3 केसेस हैं। फर्स्ट केस है कि ऑलरेडी 54C की एप्लीकेशन पेंडिंग थी और एक लगा दी उन्होंने 7, 9 और 10 की, तो पहले हम 54C की जो है वो डिस्पोज ऑफ करेंगे। बट अगर एक ऑलरेडी 7, 9 और 10 की फाइल की हुई थी और उसके विदिन 14 डेज उसके पेंडिंग होते हुए विदिन 14 डेज एक 54C की भी एप्लीकेशन फाइल हो गई है, तो हम कौन सी पहले डिस्पोज ऑफ करेंगे 54C की। और थर्ड केस है जब 7, 9 और 10 की एप्लीकेशन फाइल हुई है पेंडिंग है और उसके फाइल होने के 14 डेज़ के बाद अगर 54C की एप्लीकेशन आती है तो पहले डिस्पोज ऑफ होएगी 7 और 9 और 10 की एप्लीकेशन। द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन shall not apply where application under 7, 9 or 10 is filed and pending as on the commencement of this section, while that is Amendment Act 2021। ये आया है with effect from 4th April 2021 जिसमें ये कंसेप्ट आया है हमारा 54C वाला। ठीक है, उसके बाद हमारा रहता है सेक्शन 12। ये भी इंपॉर्टेंट है कि टाइम लिमिट क्या है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट करने की। तो वैसे क्या है, सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2 इट शैल बी कंप्लीटेड विद इन period of 180 days from the date of admission of the application to initiate the process। जब एडमिट कर ली एप्लीकेशन उसके 180 डेज में कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है वो एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है अगर उसको जो है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने एक 66% मेजॉरिटी के साथ रेजोल्यूशन पास करके ऑथराइज़ किया है कि वो एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करे। और एप्लीकेशन रिसीव करने पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है इट मे बाय ऑर्डर एक्सटेंड द ड्यूरेशन बट मैक्सिमम फॉर 90 डेज़। एंड उसके बाद जो एक्सटेंशन है वो एक ही बारी मिलेगी, मतलब 180 डेज़ पहले 90 डेज़ की एक्सटेंशन। और साथ में एक प्रोवाइजो ऐड किया गया है दैट द CIRP शैल मैंडेटरीली बी कंप्लीटेड विद इन 330 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट डेट, इंक्लूडिंग 330 डेज में क्या क्या इंक्लूडेड है जो एक्सटेंशन पीरियड है एंड द टाइम टेकन इन लीगल प्रोसीडिंग इन रिलेशन टू सच रेजोल्यूशन प्रोसेस, provided that where the insolvency resolution process is pending and has not been completed within the period referred in second proviso, such resolution process shall be completed within 90 days from commencement of the Amendment Act 2019 जिसमें कि ये वाला ऐड किया था हमने प्रोवाइजो। तो अगर उस टाइम पे कोई पेंडिंग थी प्रोसीडिंग और वो कंप्लीट नहीं हुई थी तो उसको कितना टाइम दिया हमने 90 डेज़ का। उसके बाद सेक्शन 12A विदड्रॉ भी कर सकते हैं एप्लीकेशन कब, जब 90% कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के अप्रूवल फाइल मिल गया है 90% वोटिंग शेयर ऑफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स का, तो वो एक एप्लीकेशन फाइल करके विदड्रॉ भी कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 13 है जिसमें क्या कहा है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने जब एडमिशन कर ली है एप्लीकेशन की इट शेल बाय एन ऑर्डर क्या क्या करना है इसको, डिक्लेयर अ मॉरिटोरियम अंडर सेक्शन 14, cause a public announcement to be made and call for submission of claims under section 15 and appoint an interim resolution professional in section 16। the public announcement जो कि ये वाली है, the public announcement shall be made immediately after the appointment of interim resolution professional।
तो जब ऑर्डर पास कर दिया है एडमिशन का, उसके साथ में ही क्या ऑर्डर करने हैं, ये 3 ऑर्डर्स करने हैं। अब सेक्शन 14, 15, 16 देखते हैं हम। 14 में है मॉरेटोरियम। मॉरेटोरियम क्या होता है कि एक टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड होता है कि उस टाइम पीरियड में ये सारी चीज़ें हम प्रोहिबिट कर देते हैं। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या क्या प्रोहिबिट हो सकता है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट और कॉन्टिन्यूशन ऑफ पेंडिंग सूट्स और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर इंक्लूडिंग एग्जीक्यूशन ऑफ जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर, ट्रांसफरिंग, encumbering, alienating or disposing of by corporate debtor any of its assets, any action to foreclose, recover or enforce any security interest created by corporate debtor, or recovery of any property in the possession of corporate debtor. Supply of essential goods or services to the corporate debtor as may be specified shall not be terminated, suspended or interrupted during the moratorium period. Where the interim resolution professional considers the supply of goods or services critical to protect and preserve the value of corporate debtor and manage the operation of such corporate debtor as going concern, then may supply such goods and services shall not be terminated, suspended, etc. Okay. The order of moratorium shall have effect from the date of such order till completion of the CIRP, provided where at any time during the CIRP period, if the adjudicating authority approves the resolution plan under section 31 or passes an order for liquidation under section 33, the moratorium shall cease to have effect from the date of such approval or liquidation. इसके बाद सेक्शन 15 है, पब्लिक अनाउंसमेंट करेंगे CIRP की। द पब्लिक अनाउंसमेंट शैल कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या कुछ, नेम एंड एड्रेस ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, name of authority with which the corporate debtor is incorporated or registered, last date of submission of claims, details of interim resolution professional, penalties for false or misleading claims and date on which CIRP process shall close। ये सब इन्फॉर्मेशन पब्लिक अनाउंसमेंट में देंगे। ये बेसिकली इसलिए होती है कि जितने भी उस कॉर्पोरेट डेटर के क्रेडिटर्स हैं वो सब अपने अपने क्लेम फाइल कर सके रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के लिए कि हमें भी इतना पैसा ड्यू है उस कॉर्पोरेट डेटर से। उसके बाद सेक्शन 16 है, अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल अपॉइंट एन इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ऑन द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट where the application of CIRP is made by financial creditor or corporate debtor, the resolution professional जो कि उन्होंने प्रपोज किया था अपनी एप्लीकेशन में shall be appointed as a interim resolution professional if no disciplinary proceedings are pending against him। बट अगर वो एप्लीकेशन फाइल की थी ऑपरेशनल क्रेडिटर में तो उसमें उसके पास चॉइस होती थी कि वो अपना प्रपोज करता है या नहीं करता है नाम। अगर तो प्रपोज किया है तो फिर तो अगर उसके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है तो उसी को अपॉइंट कर देंगे। बट अगर प्रपोज नहीं किया है उसने ऑपरेशनल क्रेडिटर ने, देन द रेफरेंस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो बोर्ड को रेफरेंस भेजेगी कि आप सजेस्ट करो इंटरिम प्रोफेशनल का नाम। उसके बाद जो बोर्ड है इट शेल विद इन 10 days ऑफ रिसीट ऑफ रेफरेंस recommend the name of the insolvency professional against whom no disciplinary proceedings are pending, and the term of insolvency resolution professional shall continue till the appointment of the resolution professional under section 22। ये इंटरिम 16 में हो गया और जो फाइनल रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होता है वो सेक्शन 22 में अपॉइंट होता है। उसके बाद अब हमारा आ जाता है सेक्शन 17 जिसमें है मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर बाय रेजोल्यूशन इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। जब से इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होगा तब से जो कॉर्पोरेट डेटर के मैनेजमेंट है अफेयर्स की वो करेगा। पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसके पास चली जाएंगी, ऑफिसर्स और मैनेजर्स जो हैं वो उसको रिपोर्ट करेंगे और जो अकाउंट्स हैं कॉर्पोरेट डेटर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के मेंटेन करेंगे और उसकी किसकी इंस्ट्रक्शन पे इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की। और इंटरिम रेजोल्यूशन शेल बी वेस्टेड विद द मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर शेल वो क्या क्या कर सकता है, act and execute in the name of corporate debtor all deeds, receipt and other documents, take such actions as may be specified, have authority to assess the electronic records of debtor and have authority to assess the books of accounts of the corporate debtor and be responsible for complying with the requirements under any law for the time being in force। ये तो हो गया कि उसके मैनेजमेंट जो है वो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास आ जाएगी। और ड्यूटीज़ हैं उसकी सेक्शन 18 में। ड्यूटीज़ क्या क्या है, पहले तो उसको सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि कंपनी जो कॉर्पोरेट डेटर है उसके कौन से एसेट्स हैं, क्या फाइनेंसेस हैं, क्या ऑपरेशंस हैं, ताकि वो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन डिटर्मिन कर सके।
और भी इंफॉर्मेशन जो है वो कितने साल की हो, क्या क्या हो सकती है। बिजनेस ऑपरेशन फॉर प्रीवियस 2 years, फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल पेमेंट्स फॉर प्रीवियस 2 years, लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज ऑन इनिशिएशन डेट एंड अदर मैटर्स। और उसकी क्या ड्यूटी है, रिसीव एंड कोलेट ऑल द क्लेम्स सबमिटेड बाय क्रेडिटर्स परसुएंट टू पब्लिक अनाउंसमेंट and constitute a committee of creditors, monitor the assets of corporate debtors, manage its operations, file information collected with the information utility, and take control of the custody of any asset over which the corporate debtor has ownership rights and or with which are recorded in the balance sheet of the corporate debtors, including assets over which corporate debtor has ownership rights which may be located in foreign country, एसेट्स दैट मे और मे नॉट बी इन द पोजेशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, वो भी कस्टडी लेगा उसकी। टेंजिबल हो, इंटेंजिबल एसेट्स हो, मूवेबल, इमूवेबल, उन सब की कस्टडी जो है अपने इसमें ले लेगा। देन ही शेल परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन एसेट्स में क्या इंक्लूड नहीं होगा, एसेट्स ओन्ड बाय थर्ड पार्टी विच आर हेल्ड बाय कॉर्पोरेट डेटर अंडर अ ट्रस्ट और बेलमेंट, या एसेट्स ऑफ एनी फॉरेन और इंडियन सब्सिडरी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, या एसेट्स एज मे नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद हमारा आता है सेक्शन 19, पर्सनल, जो जितने भी कॉर्पोरेट डेटर के पर्सोनल मतलब कि उसके एम्प्लॉयज़ हैं, प्रमोटर्स हैं, या अदर पर्सन एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट शेल एक्सटेंड ऑल असिस्टेंट एंड कोऑपरेशन टू द इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। सेक्शन 20 जो मैनेजमेंट होगी कॉर्पोरेट डेटर के ऑपरेशंस की, इट शेल बी एज अ गोइंग कंसर्न। द इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शेल मेक एवरी endeavor to protect and preserve the value of property of corporate debtor and manage the operations of corporate debtor as a going concern। तो ये वाला गोइंग कंसर्न वाला पॉइंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एंड उसके पास क्या अथॉरिटी है इसको गोइंग कंसर्न कंटिन्यू करने के लिए, टू अपॉइंट अकाउंटेंट्स, लीगल्स एंड अदर प्रोफेशनल्स, enter into any contract on behalf of corporate debtor, raise interim finance provided that no security interest shall be created over the encumbered property of corporate debtor without prior consent of creditors whose debt is secured over the encumbered property। उसके बाद issue instructions to personnel of corporate debtor for keeping the corporate debtor as a going concern and all such actions as are necessary to keep द कॉर्पोरेट डेटर एज अ गोइंग कंसर्न। तो ये सब एक्शंस वो ले सकता है टू कीप द कॉर्पोरेट डेटर्स एज अ गोइंग कंसर्न एंड प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द वैल्यू ऑफ इट्स प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारा आ गया 21 में कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स कॉन्स्टिट्यूट करता है इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आफ्टर कोलेशन ऑफ ऑल क्लेम्स रिसीव्ड एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। एंड इसमें कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स शैल कंप्राइज ऑफ ऑल द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर और उसके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स अगर वो सेक्शन 6A 6K और 24 के अंडर आते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, बट शेल नॉट हैव राइट ऑफ एनी रिप्रेजेंटेशन, पार्टिसिपेशन और वोटिंग इन अ मीटिंग ऑफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स। वेयर एनी पर्सन इज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर एज वेल एज एन ऑपरेशनल क्रेडिटर, देन जितने पार्ट के लिए वो फाइनेंशियल क्रेडिटर है उतने पार्ट के लिए वो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स में इंक्लूड होगा विद वोटिंग शेयर प्रोपोर्शनेट टू द एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल डेट ओड टू सच creditor, and where the terms of financial debt extended as a part of consortium arrangement or syndicated facility provide for a, अब ये थोड़ा डिफरेंट है, where terms of financial debt extended as part of consortium agreement और syndicated facility provide, terms क्या प्रोवाइड करती हैं, for a single trustee or agent to act for all financial creditors। तो उस केस में एक सिंगल ट्रस्टी या एजेंट को वो ऑथराइज करेंगे टू रिप्रेजेंट इन द क्रेडिट कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स एंड अपॉइंट एन इंश्योरेंसी प्रोफेशनल एट हिज ओन कॉस्ट and exercise right of voting to the extent of his voting share with one or more financial creditors, and where a financial debt is in the form of securities and or deposits and the terms of financial debt provide for appointment, terms क्या provide करती है, provide for appointment of trustee or agent to act as authorized representative for all financial creditors. Such trustee or agent shall act on behalf of such financial creditors where a financial debt is owed to class of creditors exceeding the number specified other than the creditors covered under section 6 clause A,
The interim professional shall make an application to adjudicating authority along with the list of all financial creditors containing name of insolvency resolution professional to act as their authorized representative, who shall be appointed prior to the first meeting of committee of creditors. उसके बाद all decisions of committee of creditors shall be taken by a vote of not less than 50% से ज़्यादा वोटिंग शेयर जिनके पास है उतने फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के थ्रू ही डिसीजन होगा, मतलब सिंपल मेजॉरिटी के साथ. उसके बाद द रेजोल्यूशन प्रोसेस प्रोफेशनल शेल मेक अवेलेबल एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इफ सो रिक्वायर्ड बाय द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days ऑफ सच रिक्विजिशन. उसके बाद सेक्शन 22 अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स शेल बी हेल्ड विद इन 7 days ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, और उस मीटिंग में बाय मेजॉरिटी वोट ऑफ नॉट लेस देन 66% ऑफ द वोटिंग शेयर इधर रिजॉल्व टू अपॉइंट इंटरिम को ही रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बना देंगे और रिप्लेस द इंटरिम विद द अनदर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. और कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स रिजॉल्व्स, जहाँ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने डिसाइड किया कि इंटरिम को ही कंटिन्यू करना है तो उसका रिटर्न कंसेंट लेंगे और उसको कम्युनिकेट करेंगे डिसीजन टू द इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, कॉर्पोरेट डेटर एंड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. और अगर वो रिप्लेस करते हैं तो उस नए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का कंसेंट लेना है एंड उसके बाद उसको अपॉइंट करना है. द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल फॉरवर्ड द नेम ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल प्रपोज्ड अंडर क्लॉज बी of subsection 3 to the board for its confirmation and shall make such appointment after confirmation by the board. जब रिप्लेस करा है तो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स जो हैं वो एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कि इस इंसान को अपॉइंट करना है, प्लस साथ में उसका कंसेंट भेजेंगे. फिर वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उस नेम को आगे फॉरवर्ड करेगी बोर्ड को फॉर इट्स कंफर्मेशन, और कंफर्मेशन आने के बाद उसको अपॉइंटमेंट मिलेगी. वेयर द बोर्ड डज नॉट कंफर्म द नेम of the proposed resolution professional within 10 days of receipt of the name, the adjudicating authority shall direct the interim to continue until the confirmation received from the board. इसके बाद 23 में है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल टू कंडक्ट द CIRP कंडक्ट करने की ड्यूटी किसकी है? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की. एंड ही शैल मैनेज द ऑपरेशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर ड्यूरिंग द CIRP पीरियड, एंड he shall continue to manage the operation of corporate debtor after expiry of that period until an order for approving the resolution plan or appointment of liquidator is passed by the adjudicating authority. He shall exercise powers and perform duties as vested in the interim resolution professional, जो कि 17 और 18 में पढ़ी हैं हमने. उसके बाद मीटिंग ऑफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स जो कि कॉन्स्टिट्यूट हुई थी सेक्शन 20 में कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, उसकी मीटिंग होती है 24 में. Meeting of committee of creditors may meet in person or by electronic means as may be specified. एंड मीटिंग कंडक्ट कौन कराता है? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. इसका नोटिस जो है वो किस किस को जाएगा? मेंबर्स ऑफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, मेंबर्स ऑफ सुपरसीडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द ऑपरेशनल क्रेडिटर्स और देयर रिप्रेजेंटेटिव if the amount of their aggregate dues is not less than 10% of the debt. अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का भी जो डेट ड्यू है वो एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल डेट है तो उनको भी जाएगा. एंड द डायरेक्टर्स, पार्टनर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर्स जो कि ये बी और सी में है, दे मे अटेंड द मीटिंग बट शेल नॉट हैव एनी राइट टू वोट इन सच मीटिंग्स provided absence of any such director, partner or representative shall not invalidate such meeting. क्योंकि ये मीटिंग वैसे है किसका काम इसमें है सारा? फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के जो मेंबर्स हैं इस कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के, कौन होते हैं वो? फाइनेंशियल क्रेडिटर्स या उनके रिप्रेजेंटेटिव. Subject to subsection 6, 6A and 6B of section 21, any creditor who is a member of committee of creditors may appoint an insolvency professional other than the resolution professional to represent such creditor in the meeting of committee of creditors. उसके बाद each creditor shall vote in accordance with voting share assigned to him based on the financial debts owed to such creditor. तो उनकी वोटिंग कितना होएगा? in accordance with the voting share assigned to them based on financial debts owed to such creditor. And the resolution professional, उसका voting share कौन डिटर्मिन करता है क्रेडिटर्स का? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. ठीक है. उसके बाद हमारी है 25 में ड्यूटीज़ ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. इट शेल बी हिज ड्यूटी टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द एसेट्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर इंक्लूडिंग द कंटिन्यूड बिजनेस ऑपरेशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर. एंड
इनवाइट द प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स, प्रेजेंट ऑल रेजोल्यूशन प्लान्स एट द मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। ये बाकी सारे तो सेम ही है जो हमने उसमें पढ़े थे। मेंटेन अपडेटेड लिस्ट ऑफ क्लेम्स, अपॉइंट अकाउंटेंट, लीगल्स एंड प्रोफेशनल, रेज इंटरिम फाइनेंस, कन्वीन एंड अटेंड मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स, ये सब होगी, ठीक है। उसके बाद 25A में है राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर, जो कि सेक्शन 6A 6 ऑफ 21 एंड 24 सब सेक्शन 5 में जो हमने रिप्रेजेंटेटिव्स अपॉइंट किए हैं उनके राइट्स एंड ड्यूटीज़ बताए हैं। हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट एंड वोट इन द मीटिंग्स ऑन बिहाफ ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर, बट वो कैसे एक्ट करेंगे, इन अकॉर्डेंस विद द प्रायर इंस्ट्रक्शन ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर जिनको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसकी इंस्ट्रक्शंस के बिना या अगेंस्ट वो रिप्रेजेंट एक्ट नहीं करेंगे मीटिंग में, ठीक है। और अगर उनको इंस्ट्रक्शंस नहीं है देन दे शैल एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग ऑन बिहाफ ऑफ सच क्रेडिटर इफ द क्रेडिटर डज नॉट गिव एनी प्रायर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 26 है एप्लीकेशन फॉर अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन नॉट टू अफेक्ट द प्रोसीडिंग्स, दैट इज़ द फाइलिंग ऑफ एनी अवॉइडेंस एप्लीकेशन जो कि 25 में फाइल होती है by the resolution professional shall not affect the proceedings of the CIRP. And section 27 replacement of resolution plan professional by committee of creditors, अगर जो ऑलरेडी अपॉइंटेड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है उसको रिप्लेस करना है देन कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स वो कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि उसको रिप्लेस करना है बट उसके लिए 66% मिनिमम वोटिंग शेयर्स जो जिसके हैं उनको रिजॉल्व करना है एट अ मीटिंग टू रिप्लेस द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल विद अनदर, और उसका रिटर्न कंसेंट जिसको अपॉइंट करना है उसका रिटर्न कंसेंट मिलना चाहिए। एंड द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स शैल फॉरवर्ड द नेम टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, वो वही फिर उसको बोर्ड के पास सबमिट करेगा फॉर कंफर्मेशन एंड कंफर्मेशन आने के बाद उसको अपॉइंट कर दिया जाएगा। उसके बाद 28 है अप्रूवल ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स फॉर सर्टेन एक्शंस। वैसे तो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास ड्यूटीज़ हैं, पावर्स हैं, बट कुछ ऐसे एक्ट है जिसके लिए उसको कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का अप्रूवल लेना है और उन प्रायर अप्रूवल के बिना वो एक्शन नहीं ले सकता है। कौन कौन से हैं? रेज एन इंटरिम फाइनेंस इन एक्सेस द अमाउंट डिसाइडेड बाय कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, जो ऑलरेडी डिसाइडेड अमाउंट है तो उससे ज़्यादा अगर इंटरिम फाइनेंस रेज करना है तो सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट करना है एसेट्स पे, या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करना है, या फिर चेंज इन ओनरशिप इंटरेस्ट है उसको रिकॉर्ड करना है, अंडरटेक रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, amend any constitutional document of corporate debtor, delegates its authority to any other person, or dispose or permit the disposal of shares of shareholder, make any change in the management of corporate debtor, transfer rights of financial debts or operational debt अदरवाइज देन इन ड्यू ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ये सब अगर उसको करना है तो उसको कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का प्रायर अप्रूवल चाहिए, और ये जो है ये एटलीस्ट 66% जो है वोटिंग शेयर्स जिसके पास हैं उनको अप्रूवल उनका चाहिए कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का, ठीक है। उसके बाद वेयर एन एक्शन इज टेकन बाय रेजोल्यूशन प्रोफेशनल विदाउट सीकिंग द अप्रूवल ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स देन इट शैल बी वॉइड। उसके बाद सेक्शन 29 है, 29 से अब हमारा रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा कि हमें रेजोल्यूशन प्लान कैसे मंगवाना है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, अदरवाइज़ थोड़ा लंबा चला जाएगा। ओके।